आज हम फिफ्थ सेमेस्टर की इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे टॉपिक का नाम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस। जो आपका सिलेबस होगा वहाँ पे डायरेक्टली लिखा होगा इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, लेकिन उस टॉपिक को हम इस तरीके से पढ़ेंगे। हम इसका पहले मीनिंग देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है। राइट, सो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर कवर किया जाएगा, मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी इसके अंदर कवर किया जाएगा। उससे पहले आज से पहले हम पॉलिटिकल साइंस इस यूट्यूब चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस दिखती होंगी, लेकिन अभी हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के डोमेन में भी एंटर करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस, सो बेसिकली हम यहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझने वाले हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसका मीनिंग क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उसको अगर हमें पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, उसकी इंपॉर्टेंस हमें क्या है उसको पढ़ने की। तो सबसे पहले हम इसका मीनिंग देखते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इट इज अ फील्ड that examines the economic interactions and transactions occurring between countries. It includes cross-border exchange of goods, services, capital and labor. So basically international economics एक ऐसा फील्ड है इकोनॉमिक्स का जिसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग जो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस हो रही हैं अलग अलग देशों के बीच, या फिर इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शंस हो रही हैं अलग अलग देशों के बीच, उसको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो बेसिकली आपने देखा होगा कि आज ग्लोबलाइजेशन का एरा है। आज के दौर में सारे देश कोई यहाँ से ट्रेड कर रहा है दूसरे देश के साथ, तो सारे देश आपस में कनेक्टेड हैं। राइट, हम इस दौर के अंदर, ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर सारे देश आपस में कनेक्टेड हैं। कोई भी देश जो है वो कंप्लीटली जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है, किसी भी देश की क्लोज्ड इकोनॉमी नहीं है। इवन कि नॉर्थ कोरिया जैसे देश भी, जिसको हम कहते हैं कि उनकी इकोनॉमी प्रोटेक्शनिस्ट इकोनॉमी है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी है, लेकिन वो भी कुछ चीजों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उनकी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस होती हैं। तो हर एक देश जो है वो सेल्फ रिलायंस नहीं है इस वक्त। कोई भी एक देश ऐसा नहीं है कि वो अपनी जितनी भी नीड्स हैं उसकी वो खुद ही फुलफिल कर पाए। उसको कई सारी ज़रूरतें जो हैं, उसकी जो कई सारी नीड्स हैं वो बाकी कंट्रीज पूरा करती हैं। जैसे कि हमारा देश, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो यहाँ पे जैसे पेट्रोल की बात करूं, मैं डीजल की बात करूं, यहाँ पे वो नहीं होता है, तो हम बाहर से मंगवाते हैं उसको। और कई सारी चीज़ें ऐसे हिंदुस्तान में ऐसी हैं, जैसे लोहा हो गया और कई सारी चीज़ें हो गई एग्रीकल्चर के डोमेन में, या फिर मैं कहूं कि अनाज वगैरह हो गया, वो हम यहां से एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो बेसिकली हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर अलग अलग देशों की इकोनॉमीज जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, उनके बीच में ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिलती हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट हो रही है, कहीं बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ये सब इसके अंदर आता है। इसी के साथ साथ इसके अंदर क्या आता है, क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर। हम देखते हैं कि किस तरीके से एक देश में से दूसरे देश में ट्रेड हो रहा है, गुड्स के बीच में, सर्विसेज के बीच में ट्रेड हो रहा है। हम देखते हैं कि हिंदुस्तान के कई सारे लोग जो हैं वो बाहर के देशों में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग की सर्विसेज हो गई, कंसल्टेशन की सर्विसेज होगी, कई सारी सर्विसेज। इसी तरीके से बाहर के देश हमें कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कैपिटल का फ्लो हो रहा है, यहाँ से कई सारी मशीन्स बाहर भेजी जा रही हैं, वहाँ से यहाँ लाई जा रही है। लेबर का फ्लो होता है, यहाँ से लोग जो है काम करने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर से इधर आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर बेसिकली सारे देशों की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इंटरेक्शंस हो रही हैं, सारे देश आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये जो दौर है जहाँ पे एक देश जो है वो दूसरे देश के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो डिसीजन मेकर्स होते हैं, मान लो किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का सारा पता होना चाहिए। राइट, कि किस देश में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहां पे टैरिफ्स ज्यादा नहीं है, कहां पे कौन से देश के अंदर जो है वो उनकी इकोनॉमी जो है वो कंप्लीटली ओपन है। राइट, हो सकता है कि अमेरिका के अंदर अगर अमेरिका के लोग जो हैं वो वहाँ पे अपने इंपोर्ट के ऊपर टैरिफ्स लगा दें तो हो सकता है कि इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर उससे इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़े। राइट, मान लो इंडिया से जो चीज़ें अमेरिका में एक्सपोर्ट होती हैं तो इंडिया की इकोनॉमी इससे अच्छी खासी जनरेट हो रही थी, हमें काफ़ी फायदा हो रहा था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने क्या किया, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लगा दी, मतलब कि जो हम सामान वहाँ पर भेजेंगे उसके ऊपर हमें अब टैक्सेस भी पे करने पड़ेंगे। तो इससे क्या होगा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट होगा उसमें गिरावट आ जाएगी, हमारी इकोनॉमी के ऊपर उसका असर देखने को मिलेगा। हम देखते हैं कि अमेरिका के अंदर अगर अमेरिका के इकोनॉमी के अंदर अगर कोई चेंज लाई जाती है तो उससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ता है। हम देखते हैं कि अमेरिका में गवर्नमेंट जब चेंज होती है, जैसे अभी ट्रंप वहां पे प्रेसिडेंट बने हैं, उससे पहले बाइडन थे, तो दोनों की इकोनॉमिक पॉलिसीज में बड़ा फर्क है। तो जो बाइडन की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उससे पूरी दुनिया के ऊपर अलग तरीके से असर पड़ता था। अब ट्रंप आए हैं तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर अलग तरीके से असर पड़ेगा। तो ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है, उनको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर क्या चल रहा है, उसी के बाद वो जो अच्छे डिसीजंस ले पाते हैं। राइट,
इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि फादर कौन है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, तो डेविड रिकार्डो को जो है वो फादर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो डेविड रिकार्डो को फादर ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के कंपोनेंट्स क्या है। तो सबसे पहले मैं जब कंपोनेंट्स की बात करता हूं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर, सबसे पहले ग्लोबल ट्रेड आता है। तो हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर ग्लोबल ट्रेड होता है, सारे देश आपस में ट्रेड कर रहे हैं, गुड्स के अंदर, सर्विसेज के अंदर ट्रेड हो रहा है, कैपिटल के अंदर ट्रेड हो रहा है, लेबर के अंदर ट्रेड हो रहा है, एक देश से दूसरे देश में सामान भेजा जा रहा है, लाया जा रहा है, ये सब हमें देखने को मिलता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि ग्लोबल ट्रेड को समझ के हम कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, हम कलेक्टिव अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो ये सब हमें इसके फायदे भी होते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फाइनेंस इसका एक कंपोनेंट है। हम देखते हैं कि मॉनेटरी या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, बहुत सारी कंट्रीज जो है एक दूसरे को लोन दे रही हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, राइट। तो इस तरीके से देखते हैं हम कि फाइनेंशियल या मॉनेटरी पैसे की लेन देन हो रहा है अलग अलग देशों के बीच में। उसी के साथ साथ हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन भी इसका कंपोनेंट है। ग्लोबलाइजेशन कैसे इसका कंपोनेंट है, तो ग्लोबलाइजेशन से ही इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स जो है वो उभर करके आई। ग्लोबलाइजेशन ने ही एक्सलेरेट किया है ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को। तो हम देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या हुआ, सारी दुनिया आपस में मिल गई, कनेक्ट हो गई, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होने लगा, एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड करने लगा, इन्वेस्टमेंट होने लगी, एक देश दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करने लगा, इन्वेस्टमेंट्स होने लगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने लगी, एक देश से दूसरे देश में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है, कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। लोग अब अपना कल्चर जो है, मतलब कि अमेरिका का कल्चर इंडिया में फॉलो किया जा रहा है, इंडिया का कल्चर विदेशों में फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरीके से कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ है, राइट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं इसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी आता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या मतलब होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक बही खाता होता है, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर हम देखते हैं एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या आता है कि हमारा ट्रेड कितना हुआ बाकी कंट्रीज के साथ, तो हमारा लेन देन कितना है बाकी कंट्रीज के साथ, हमने कितना एक्सपोर्ट किया, उन्होंने हमारे यहां इंपोर्ट कितना किया, तो हिंदुस्तान क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, बाहर से क्या इंपोर्ट हो रहा है, वो सारा का सारा खाता जो है, वो सारा का सारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का जो रिकॉर्ड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। तो जैसे कि एक दुकानदार अपना बही खाता रखता है कि भाई मैंने लेने कितने हैं, मैंने कितने पैसे उधार जो हैं वो लोगों से लेने हैं, मैंने किसका मतलब जो होल सेलर्स हैं उनका कितना उधार देना है, मेरी कितनी प्रोडक्ट सेल हुई एक महीने के अंदर या एक साल के अंदर, वो जो खाता एक दुकानदार रखता है। उसी तरीके से हिंदुस्तान का भी या फिर पूरे देशों का एक खाता आता है जिसके अंदर हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या किया जाता है, एक देश बाकी दुनिया के साथ, मतलब कि इंडिया विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया की बाकी देशों के साथ, पूरी दुनिया के साथ क्या इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कितना ट्रेड हो रहा है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना हो रहा है, वो सब इसके अंदर आता है। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर ट्रेड पॉलिसीज आती हैं। तो हम देखते हैं कि अलग अलग देश जो हैं वो ट्रेड पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं। तो अमेरिका ने अलग तरीके की ट्रेड पॉलिसीज अडॉप्ट की होंगी। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कई सारी पॉलिसीज को अडॉप्ट किया जाता है, वो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर आती है, वो भी अफेक्ट करती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को। तो ट्रेड पॉलिसीज के अंदर हम देखते हैं कि कुछ देश जो है वो अपनी इकोनॉमी को पूरा ओपन कर रहे हैं, कोई टैरिफ्स लगा रहा है, कोई टैक्सेस लगा रहा है, कोई कोटा लगा रहा है, कोई डंपिंग ड्यूटी लगा रहा है। तो पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड पॉलिसीज किस तरीके से शेप हो रही हैं वो हम समझते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO, IMF है, जैसे इन सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के तहत हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड को रेगुलेट किया जा रहा है, किस तरीके से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो लोगों को लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, अलग अलग देशों को लोन्स प्रोवाइड कर रहा है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके अंदर आते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रेगुलेट किया जाता है, ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है। उसी के साथ साथ इसके अंदर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आते हैं। तो हम देखते हैं कि बड़े बड़े देश जो हैं वो अलग अलग देशों के अंदर जो है वो अपनी MNCs को स्टैब्लिश कर रहे हैं, कंपनीज को स्टैब्लिश कर रहे हैं। जैसे इंडिया के अंदर अभी एप्पल का प्लांट यहाँ पे लगा, तो कई सारी MNCs जो है वो इंडिया के अंदर काम कर रही हैं, जो कि कोई USA की है, कोई चाइना की है। इस तरीके से भारत की कंपनीज भी बाहर वाले देशों में जो है वो काम कर रही हैं। तो MNCs किस तरीके से स्टैब्लिश हो रही हैं अलग अलग देशों के अंदर, वो भी इसका कंपोनेंट आता है। तो इस तरीके से मैंने आपको मीनिंग बताया है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, और उसी के साथ साथ मैंने आपको इसके कंपोनेंट्स बताए हैं। अभी आइए समझते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस समझने से पहले मैं दोबारा से आपको इसका क्रक्स दे देता हूं। तो बेसिकली होता क्या है, देखो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स क्या है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ना एक फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है, मतलब कि इकोनॉमिक्स का ही एक फील्ड आता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है बल्कि एक फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है, राइट। क्या मैं सही कह रहा हूं, एक फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब ये जो फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है ये क्या करता है, ये देखता है कि अलग अलग इकोनॉमिक इंटरेक्शंस कैसे हो रही हैं अलग अलग देशों के बीच। तो इकोनॉमिक इंटरेक्शंस बिटवीन या विद इन कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड, राइट। तो ये हम देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, देखो
फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स है, इसके अंदर हम देखते हैं कि अलग अलग इकोनॉमिक इंटरेक्शंस कैसे हो रही हैं अलग अलग देशों की पूरी दुनिया के अंदर, और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो इंटरेक्शंस हो रही हैं अलग अलग देशों की पूरी दुनिया के अंदर, इन इंटरेक्शंस का असर क्या होता है ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर। तो अफेक्ट ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस ऑन ग्लोबल इकोनॉमी, राइट। सो बेसिकली होता क्या है, हम देखते हैं कि ये जो अलग अलग देशों के बीच में इंटरेक्शंस हो रही है, इसका ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या असर हो रहा है, इन इंटरेक्शन से ग्लोबल इकोनॉमी कैसे शेप हो रही है। तो अलग अलग देशों की इंटरेक्शंस हो रही है, ठीक है, लेकिन इन इंटरेक्शंस का असर क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के ऊपर असर क्या हो रहा है, राइट, वो हम यहां पे समझते हैं। तो ये क्या है, ये क्रक्स है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का। तो आइए अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना है हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को, उसके पीछे की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस आती है ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर और खास करके इस ग्लोबलाइजेशन के एरा के अंदर हमारा जो पूरी दुनिया है वो कनेक्ट हो गई है आपस में, ट्रेड हो रहा है अलग अलग कंट्रीज का बीच आपस में। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि अलग अलग कंट्रीज इकोनॉमिकली इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे से। तो आज के दौर में हम देखते हैं कि दुनिया जो है वो एक साथ में जुड़ गई है, इंटरकनेक्शन डेवलप हो गया है, सारे देश आपस में जुड़े हुए हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। उससे क्या होता है, हम ये समझ सकते हैं, ग्लोबल ट्रेड को हम समझ सकते हैं, फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को हम समझ सकते हैं। तो इस ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस के दौर में जब पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हुई हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझकर पढ़ करके हम ग्लोबल ट्रेड को समझ सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड किस दिशा में जा रहा है, राइट। हम ये समझ सकते हैं कि कहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, हम ये समझ सकते हैं कि कौन से देश में इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट। हमें इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। हमें ये पता चल सकता है कि इन्वेस्टमेंट किस सेक्टर में करनी चाहिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ के। उसी के साथ साथ हम फाइनेंस के बारे में समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग हम अच्छे से कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंटरेक्शंस के अंदर हम जो है वो अपने आप को जो है वो इनलाइटन कर सकते हैं। सो बेसिकली जब दुनिया आपस में इतनी कनेक्टेड हो गई हो तो हमें यह समझना चाहिए कि ट्रेड जो है वो किस दिशा में जा रहा है। उसी के साथ साथ हमें यह समझना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे करनी है, राइट। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें एक्सपोर्ट करनी है, कौन सी गुड्स ऐसी हैं जो हमें एक्सपोर्ट करनी है जहाँ पे हमें ज़्यादा फायदा होगा, वो उसके लिए हमें इसको समझना जरूरी है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर ट्रेड और डेवलपमेंट इसकी एक इंपॉर्टेंस है। हम देखते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि ट्रेड जो है वो हमें कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बताया। हम स्पेशलाइजेशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं ट्रेड के अंदर, मतलब कि हम वो चीजें एक्सपोर्ट करें जिसमें हमें फायदा होता हो, हम वो चीजें एक्सपोर्ट करें जो कि हम सस्ते दामों में बना सकते हो और उसका हमें ओवरऑल तरीके से फायदा हो, है ना। तो हम देखते हैं कि अगर लो कॉस्ट पे हम कुछ चीजें बना पा रहे हैं और उसका अगर हम पूरी दुनिया में ट्रेड करते हैं तो उसमें हम स्पेशलाइज हो जाएंगे, राइट। मान लो इंडिया के अंदर एक पेन बनाया जाता है, उस पेन की कॉस्ट जो है वो 1 रुपया है। वही पेन जो है वो अमेरिका में बनाया जाता है, उस पेन की कॉस्ट जो है वो अमेरिका के अंदर 2 रुपए है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया को ज्यादा फायदा है उस पेन को बनाने से। इंडिया स्पेशलाइज है उस पेन के अंदर। मान लो पूरी दुनिया के अंदर पेन जो है वो सिर्फ हिंदुस्तानी 1 रुपए में बना सकता है, राइट। बाकी सारे देश कोई 1 में, कोई 2 में बना रहा है, कोई 3 में बना रहा है। तो इसका मतलब कि हिंदुस्तान जो है वो स्पेशलाइज हो गया पेन बनाने में। तो उससे क्या होगा, हिंदुस्तान जब पेन का ट्रेड करेगा तो पूरी दुनिया के अंदर वो डोमिनेंस क्रिएट कर सकता है अपनी। तो स्पेशलाइजेशन अपनी क्रिएट कर सकते हैं हम ट्रेड के अंदर। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से जब पूरी दुनिया आपस में जुड़ी हो तो हमें देखने को मिलता है कि डेवलपमेंट होती है पूरी दुनिया की, जॉब्स क्रिएट होती है, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होते हैं, राइट। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को समझें। अगर हमें टैरिफ्स के ऊपर कोई पॉलिसी बनानी है, राइट, हमें अगर टैरिफ्स के ऊपर कोई इन्फॉर्म्ड चॉइसेस को अडॉप्ट करना है, राइट। हम देखते हैं कि हमें अगर ट्रेड अग्रीमेंट करने हैं, हमें फॉरेन एड के ऊपर जो है वो कोई पॉलिसीज बनानी है या फिर कोई और इकोनॉमिक पॉलिसी हमें बनानी है, तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को हमें समझना होगा। टैरिफ्स किस तरीके से हमें लगाने हैं, टैरिफ्स को हटाना है, कोटास किस तरीके से हमें इंप्लीमेंट करने हैं या फिर उनको हटाना है, डंपिंग ड्यूटीज हमें इंप्लीमेंट करनी है या उनको हटाना है, इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी कैसी होनी चाहिए इस दौर में जब पूरी दुनिया आपस में इंटरेक्ट कर रही हो, राइट। वो सब डिसीजन मेकिंग जो है हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ के कर सकते हैं। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो हम इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करेंगे, हम इन्फॉर्म्ड पॉलिसी मेकिंग करेंगे, हमारी पॉलिसीज अच्छी होंगी जिससे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो डेवलप होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। अगर इस दौर में हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी हों ग्लोबलाइजेशन के, तो इससे जो है वो हमारी इकोनॉमी ग्रोथ ऊपर नहीं जाएगी बल्कि नीचे चली जाएगी।
उसी के साथ साथ हम करेंसी एक्सचेंज देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इस टाइम के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि किस तरीके से डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है। हम देखते हैं कि करेंसी का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसा है, ये सब हम इस इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर समझते हैं। हम ये समझते हैं कि डिवैल्यूएशन किस तरीके से हो रही है, रिवैल्यूएशन किस तरीके से हो रही है। हम देखते हैं कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी वैल्यू कितनी बढ़ रही है, घट रही है, उसका हमारे देश के ऊपर क्या असर हो रहा है, राइट, वो सब हमें यहाँ देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ हम कल्चरल एक्सचेंज देखते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर और इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के अंदर हम देखते हैं कि कल्चर भी एक्सचेंज होता है, राइट। अमेरिकन जो है वो इंडियन फूड हैबिट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं, इंडियंस का खाना खा रहे हैं। हम देखते हैं कि इंडिया के रेस्टोरेंट के अंदर आपको मल्टीपल कुजीन देखने को मिल जाएंगी। हाँ, आपको देखने को मिल जाएगा चाइनीज खाना मिल जाएगा, इटालियन मिल जाएगा, अमेरिकन मिल जाएगा, राइट, यूरोपियन मिल जाएगा। तो इससे हम देखते हैं कि कल्चर एक्सचेंज हो रहा है, लोगों की ईटिंग हैबिट्स एक्सचेंज हो रही है। इससे लोगों के बीच में टॉलरेंस बढ़ रही है, इससे लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। पूरी दुनिया के अंदर अभी ये कहा जा रहा है कि सारी दुनिया के लोग जो है वो आपस में उनके भाईचारे की बात की जा रही है, वासुदेव कुटुंबकम की बात की जा रही है कि पूरी दुनिया की फैमिली है, लोगों के बीच में प्यार बढ़ रहा है, इंटरनेशनलिज्म बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमें मिलती है अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को अच्छे से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये असेस कर सकते हैं कि इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये असेस कर सकते हैं कि उनको कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो ये भी असेस कर सकते हैं कि कहाँ पे रिस्क है। तो वो ये समझ सकते हैं कि कहाँ पे उनको इन्वेस्ट करना है, कौन से देश में करना है, कौन से देश की इकोनॉमी पूरी तरीके से ओपन है, कौन से देश में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ये सब हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ के जो है वो कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड इससे फोस्टर होता है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ के हम देखते हैं कि हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाना है, किस तरीके से अलग अलग देशों के बीच में ट्रेड को और ज्यादा जो है वो एक्सलेट करना है, उसकी ग्रोथ को किस तरीके से अलग अलग देशों के बीच में और कोऑपरेशन बिल्ड करना है, और ताकि अलग अलग देश जो है वो आपस में ट्रेड कर पाए। हम देखते हैं कि इससे ग्लोबल डेवलपमेंट होती है। तो पूरे ओवरऑल तरीके से हम देखते हैं कि ग्लोबल डेवलपमेंट होती है अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को अच्छे से समझते हैं। और ग्लोबलाइजेशन के एरा में हम देखते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो अभी देश अमीर नहीं है, जो अभी गरीब हैं, या फिर एक ट्रांजिशनल फेज में है, जो डेवलपिंग है, वो जब अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज के साथ, मतलब कि अमीर देशों के साथ जब वो अपने आप को इंटीग्रेट करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो वहां पे अपनी एमएनसीज को स्टैब्लिश करते हैं, उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं डेवलप्ड कंट्रीज अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को। इससे क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर भी डेवलपमेंट होती है, वहां पे लोगों को जॉब्स मिलती हैं। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को हम फोस्टर कर सकते हैं, लोगों के बीच में, पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिल्ड कर सकते हैं हम। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हम कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर सकते हैं ट्रेड में। ये आपको मैंने समझा दिया है कि ट्रेड में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल करने का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको पेन की एग्जांपल दी थी, कि वो चीजें जिसमें आप लो कॉस्ट से आप प्रोड्यूस कर सकते हैं और बाकी दुनिया में उस कॉस्ट से अगर कोई भी प्रोड्यूस नहीं कर पाता हो। मान लो हिंदुस्तान के अंदर लोहा होता है, स्टील होता है अच्छा हिंदुस्तान का, बाकी शायद दुनिया में नहीं होता हो इतने बेहतर तरीके से, तो इंडिया जो है वो वहां पे स्पेशलाइजेशन हासिल करके कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल कर सकता है, राइट। तो ये सब चीजें भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको भी रेस किया जाता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ हमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कैसे फोकस करना है। हम ये देखते हैं कि ये जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स है या ये जो ग्लोबलाइजेशन का एरा है, इससे हमारा इन्वायरमेंट कैसे पल्यूट हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर नेगेटिव असर कैसे पड़ रहा है, तो उसको हम समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को भी अडॉप्ट करना है। ये सब चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स को पढ़ के। और भी कई सारी इसके अंदर चीज़ें आती हैं, लेकिन इतना सा सफिशिएंट है। तो इस तरीके से हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का मीनिंग और इसकी इंपॉर्टेंस को यहां पे कवर कर लेते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।